हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एससी स्टडी पॉइंट। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या है, इसके डीमेरिट्स क्या हैं, ठीक है, और ये कैसे काम करेगी और इसमें क्या सुविधाएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम खास करके आपके पूरा नर्सरी से लेके यानी कि जो क्लास 3 इयर्स की एज से लेकर के पीएचडी तक की क्या क्या स्टेप्स हैं उसके बारे में भी जानना है हमें। ठीक है, तो आप ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत सारे आपकी जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, बेसिक से लेकर के आपके पूरा पीएचडी लेवल तक की कैसे कैसे चेंजेस होने वाले हैं, क्या चेंजेस हैं, इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा, तो हम ये जो हमारा जो पहला एजुकेशन पॉलिसी है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग 2020 के बारे में। तो इससे पहले थोड़ी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब अगर आप इस चैनल में नए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर भी करें अगर वीडियो पसंद आए तो, ताकि आपकी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज तक की हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी वो चलती आ रही थी, हमारी स्कूलिंग सिस्टम जो थी वो 10+2 स्कूलिंग सिस्टम में चल रही थी। तो अब 10+2 स्कूलिंग सिस्टम को टोटली खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये पूरा ओमिट हो गया, उसके जगह पे आ गया 5+3+3+4 पैटर्न। ये 5+3+3+4 पैटर्न क्या है, कैसे काम करती है, कौन सी एज के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कितने साल पढ़ेंगे, सारे आपको इंफॉर्मेशन मैं पूरा आपके जो क्लास 1 से बिफोर पढ़ाई स्टार्ट करूंगा और लेके आपको पीएचडी लेवल तक इसको समझाऊंगा कि कितने साल लगेंगे, कैसे कैसे आपको क्या करनी है, क्या चेंजेस हुए हैं। तो आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, हमारे जो पहला एजुकेशन पॉलिसी आया था, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आया। उसके बाद सेकंड जब हम चेंजेस किए, नया पॉलिसी जब लाए, जब देखे कि इसमें कुछ कमियां हैं, नेगेटिव थिंग्स हैं, तो हम उसके बाद एक नया पॉलिसी लेकर के आए 1986 में, जो कि सेकंड एजुकेशन पॉलिसी हमारा था। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है हमारा एजुकेशन पॉलिसी आया 2020 में। तो थोड़ी सी जीके भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जब पहला एजुकेशन पॉलिसी जब आया, हाँ, तो उस समय हमारे कांग्रेस सरकार थी। सेकंड एजुकेशन जब पॉलिसी आया तब भी हमारी कांग्रेस सरकार थे, और अभी जो है हमारा बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर किए हैं। किस प्रकार के चेंजेस किए हैं सब हम एक एक करके डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो एजुकेशन पॉलिसी अगर हम देखें इसे, तो हमारा 86 से लेकर 20 में हमारा जो गैप है 34 इयर्स का है। मतलब काफ़ी लंबा समय लगा है हमें ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी को लाने में। मतलब कि जाहिर सी बात है, इसमें बहुत मेहनत हुई है, बहुत लोगों की सलाह मशवरा लेके, कितने लोगों क्या मैं बताऊंगा आपको जब वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, जब क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये एक्चुअली 34 इयर्स इसमें लगा है। बहुत लोगों के सजेशंस इसमें लिए गए हैं, पूरा ग्राउंड लेवल से लेकर के क्या आपके हायर लेवल तक सभी के सजेशंस लेने के बाद ये एजुकेशन पॉलिसी बना है। बेहतरीन एजुकेशन पॉलिसी बना है। कुछ थोड़ी बहुत तो कमियां सभी में रहते हैं, लेकिन आपके 95% से अबोव इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जब हम वीडियो लास्ट तक देखेंगे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इसमें क्या है। तो हम देखिए, और एक चीज़ हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, सबसे पहला चीज़ जो हम देखते हैं यहाँ पर, ये जो हमारा नाम है एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारा पहले जो होता था ये MHRD के अंडर आता था। इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये डिपार्टमेंट कहते थे। इसके अंदर एक क्या पार्ट था वो हमारा एजुकेशन। लेकिन अब इतना इंपॉर्टेंट दे दिया गया है। देखिए, अगर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम कंट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डेवलप कराना चाहते हैं, जैसे हमारा अभी 2030 तक का हमारा जो टारगेट है कि हम इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग बनेंगे, वर्ल्ड में हम नंबर 1 नंबर 2 तक हम कोशिश कर रहे हैं आने की। तो ये सब अगर हम करना चाहें तो सबसे पहला चीज़ जो है
एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। ये बेसिक चीज है। तो जिसके वजह से ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी जो आया है कहीं ना कहीं इससे रिलेट है। जो हमारा 2030 का जो हम टारगेट रखे हैं इकोनॉमिकली साउंड होने के लिए, तो एजुकेशन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जिसके वजह से ये जो देखा गया कि अभी की जो मौजूदा एजुकेशन पॉलिसी है ये इतना इफेक्टिव नहीं है, जिसके वजह से ये नया एजुकेशन पॉलिसी लाया गया। अच्छा, इसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को हटा करके एकदम डायरेक्ट इसका नाम रख दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका डायरेक्ट नाम अब जो ये डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आएगी, ना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये नाम पूरा ही खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये एक पहला चीज हो गया। उसके बाद दूसरा चीज इसमें जो लाया गया है, देखा गया कि बाकी सेक्टर में जितनी जीडीपी का यूज होता था, जितनी इन्वेस्टमेंट होती थी, उसके मुकाबले में देखा जाए तो हमारा बहुत कम जीडीपी का पार्ट ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया जाता था। अब ये फैसला लिया गया है कि जब हम एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहेंगे तो जब ही कर पाएंगे जब हमारा जीडीपी का 6%, मिनिमम 6% हम इसमें यूज कर लें। ठीक है, तो पहले हम जब यूज करते तो मैक्सिमम हम 4.2% ऑफ जीडीपी का यूज करते थे। तो देखिए जीडीपी, एक्चुअली जीडीपी बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा जीडीपी क्या है। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, माने डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जो हम जैसे एग्रीकल्चर फार्मिंग वगैरह है और छोटे छोटे हम फार्म्स हैं, हमारे जो इंडस्ट्रीज वगैरह है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वगैरह है, ठीक है, ये सबसे जो हमारी इनकम होगी, उसके बाद उसके जितने भी हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको माइनस करके जो प्रॉफिट निकलेगी, इसका कैलकुलेशन बहुत अलग है, मल्टीप्लाई डिवीजन वाले कैलकुलेशन है, तो ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, उसमें माइनस करने के बाद हमारे जो जितने भी इन्वेस्टमेंट माइनस करके जो बेनिफिट हमारे निकले, उससे जो हमारे रेवेन्यू डेवलप्ड होंगे, उस हिसाब से हमारे जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक जीडीपी जो है इकोनॉमिकल टर्म है। तो हम अगर पहले 4.2% जीडीपी का यूज करते थे, लेकिन आज हम जीडीपी का 6% यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ ज्यादा क्या इन्वेस्टमेंट होने वाली है और अच्छी तरह से इसे मैनेज कर पाएंगे, जो कि हमारे क्या जो डेवलपिंग कंट्री जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अभी 6% जीडीपी। तो उसको देखते हुए हमारी अभी भी हमारे जो मौजूदा सरकार है उन्होंने ये फैसला लिया कि हम 6% का जीडीपी अगर यूज करेंगे तभी जाकर डेवलपमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट को हो पाएगा। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं हम यहां पर जो है इस चीज को बनाने के लिए, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए हमारे सलाह मशुरा भी लिया गया। ऐसे नहीं कि एकदम हम सोचे और बना दिए, ऐसा नहीं चलेगा। इसको हमको बनाने के लिए जितने भी देखिए यहां पर 2.5 लाख जीपी मतलब ग्राम पंचायत, लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत से सलाह लिया गया है। 6,600 ब्लॉक्स जो होते हैं हमारे, उनसे सलाह लिया गया है। 676 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, इनसे सलाह लिया गया। इतने सारे सलाह मशुरा करने के बाद ये नया एजुकेशन पॉलिसी आया है 34 ईयर्स के बाद। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्या मेन मुद्दा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये काम कैसे करेगी। और ये जो पैटर्न है हमारा, जैसे 10+2 स्कूलिंग सिस्टम को टोटली हटा दिया गया है और हमारा ये 5+3+4 पैटर्न में काम करेगी। तो ये जो है देखिए बच्चों, ये एज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूज है कि ये 5+3+3+4 ये एज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये आप कहां कितने ईयर्स पढ़ेंगे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक स्लैब बना दिया गया है, एक ये कुछ ईयर्स का स्लैब बना दिया कि आप ये वाले जगह में इतने साल पढ़ेंगे, ये वाले जगह में इतने साल पढ़ेंगे, इसका नाम यह है, ये क्या स्टेज है, 1 है, 2 है, इस तरह के बताया गया। मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये जो है एक चीज कंफर्म हो गया कि ये एज नहीं है, ये नंबर ऑफ ईयर्स, हाउ मच ईयर्स यू आर स्पेंडिंग इन दिस पर्टिकुलर एजुकेशन क्या टाइम ड्यूरेशन। तो ये जो है नंबर ऑफ ईयर्स, पढ़ने की ईयर्स है, ये बच्चों की एज की बात नहीं करी जा रही। तो हम देख लेते हैं यहां पर जो सबसे पहला ये 5 ईयर्स बच्चा कहां पढ़ेगा।
तो जब बच्चे की हम पहले क्या करते थे पुराने एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट के जो थे, हम जब 6 इयर्स के होते थे तब हम स्कूल जाते थे, 5 कंप्लीट करके 6 इयर्स के बाद स्कूल जाते थे और +2 तक हमारी कंप्लीट होती थी। हम वहां पर 12 इयर्स की एजुकेशन लेते थे। लेकिन अभी भी वही लगभग है, लेकिन आपको क्या करना, एज थोड़ा पहले एंट्री हो गया और जो क्लास 1 से एंट्री होती थी वो उससे पहले एंट्री हो जा रही है, 3 इयर्स उससे बैक। जो हम 6 साल में स्कूल जाते थे अब हम 3 साल में स्कूल जाएंगे। ये बहुत सारे इंग्लिश मीडियम में ऐसे चल भी रहा है और उसको हम प्री स्कूल कहते हैं। उसके बाद आप क्लास 1 में जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहां पर जो पहला स्टेज है ये 5 इयर्स एजुकेशन की। आप कहां देंगे ये 5 इयर्स एजुकेशन? आप ये वाले स्टेज 1 में लेंगे। स्टेज 1 हम उसे नाम दिए हैं फाउंडेशन स्टेज, क्योंकि ये बेसिक है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो हम इसका नाम दिए हैं फाउंडेशन स्टेज। तो फाउंडेशन स्टेज में जो एंट्री लेवल रहेगी, बच्चों की एंट्री कब होगी? जब वो 3 इयर्स का हो जाएगा। पहले क्या था, हम जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से हम जब तक 5 इयर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन इस चीज को इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले ने पहले से फॉलो कर दिया कि आपका 3 साल से ही आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहां पर अब पूरा कॉमन हो गया कि आप 3 साल से एंट्री होगी बच्चे की। और ये जो है 5 इयर्स कहां से आएगा? 3 इयर्स की बच्चे आएंगे 8 इयर्स तक, मतलब कि 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 3 से आएंगे 4, 5, 6, 7, 8, 5 इयर्स वहां पर पढ़ेंगे। कहां पर पढ़ेंगे ये 5 इयर्स? आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे 3 इयर्स और क्लासेस जब स्कूल जाएंगे तो क्लास 1 क्लास 2 पढ़ेंगे। मतलब कि ये जो 5 इयर्स की एजुकेशन बच्चे लेंगे वो 3 इयर्स, इसमें 5 इयर्स की कैसे 2 पार्ट में बांटा गया। आंगनबाड़ी में वो 3 इयर्स की एजुकेशन लेंगे, ठीक है। जब उनकी 3 इयर्स हो जाएगी तो आंगनबाड़ी में एडमिशन होगा और 3 इयर्स वहां पर पढ़ेंगे और उसके बाद स्कूल जब जाएंगे तो क्लास 1 क्लास 2 वहां पर पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेज में बच्चे 5 साल पढ़ेंगे, 3 इयर्स आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे और 2 इयर्स स्कूल में पढ़ेंगे, क्लास 1 क्लास 2। तो ये हो गया। देखिए यहां पर बच्चों की एज होगी कितने? 3 से 8 इयर्स के बच्चे होंगे। उनके एजुकेशन टर्म रहेगा, टेन्योर रहेगा 5 इयर्स का, 3 इयर्स आंगनबाड़ी में, 2 इयर्स स्कूल में। उसका जो टीचिंग मेथड होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। टीचिंग मेथड जो होगा ये मेथड टोटली प्ले वे मेथड और एक्टिविटी बेस्ड मेथड होगा। टोटली खेल। अच्छा, हम जब जैसे हमारे टाइम में जब हम स्कूल जाते थे 5 इयर्स के बाद जाते थे, उसके बाद हम डायरेक्ट क्लास 1 में पढ़ते थे। जो भी है लेटर राइटिंग है, लेटर है, अल्फाबेट है, ये सब सीखते थे वहां से। लेकिन उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले हम लोग खेलते थे। उससे पहले हम लोग जब 3 इयर्स हो जाते तो 3, 4, 5 इयर्स तक हम सिर्फ खेलते थे, घर में खेलते थे। और जब 5 इयर्स होते तो स्कूल क्या घर वाले की नजर पड़ती है, अरे 5 इयर्स हो गया चलो स्कूल में एडमिशन कराओ। लेकिन अभी का गवर्नमेंट के हिसाब से जो हम घर में 2 साल खेलते थे, 3 साल के बाद 4 ईयर 5th ईयर जो हम घर में खेलते थे, अब घर में खेलेंगे नहीं, अब स्कूल में खेलेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे नहीं लेकिन खेलिए, पर स्कूल में खेलिए। तो बच्चा क्या होगा, बहुत इंटरेस्ट से जाएंगे, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे वहां पर और प्ले वे मेथड में हम खिलाएंगे भी और थोड़े बहुत उनको नॉलेज भी देंगे। तो वो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी एक चीज की है कि वो पहले 2-3 साल उनको खेलने में यूज किए। जो घर में खेलते थे स्कूल में खेलेंगे, पढ़ाने की कोई जरूरत आपको नहीं है। आप उनको बस एक्टिविटी करवाइए और जो घर में जैसे खेलते थे वैसे खेलेंगे। आपको पूरा आज़ादी दीजिए, प्ले वे मेथड में उनको खिलाइए, एक्टिविटी कीजिए। 3 साल तक आंगनबाड़ी में यही काम होगा। उसके बाद आप थोड़े बहुत कुछ लेटर राइटिंग अगर सिखाए तो सिखा सकते हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे, क्लास 1 और क्लास 2 में जाएंगे। थोड़े बहुत लेटर राइटिंग, राइम्स वगैरह जो इंग्लिश मीडियम वाले करा रहे हैं अभी उनके, तो लेटर सिखा रहे हैं और उसके बाद थोड़े लेटर के रिलेटेड कुछ वर्ड्स सिखा दे रहे हैं, कुछ नंबर्स सिखा दे रहे हैं, बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। आपके पास 3 साल है, बहुत टाइम है आंगनबाड़ी में भी, ठीक है। तो उसमें आप थोड़े बहुत सिखा सकते हो। उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, उनका जो सिस्टम होगा, जो एजुकेशन देने का जो मोड ऑफ एजुकेशन लैंग्वेज होगा, वो हर वक्त मदर टंग में होगा। क्योंकि बच्चे जब घर में रहता है, जब 3 इयर्स के क्या बच्चे हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उनको अपने मदर टंग में ही सिखाते हैं। धीरे धीरे वो मदर टंग सीखता है। जो लोकल लैंग्वेज है, देखिए रीजनल लैंग्वेज हो गया, लोकल लैंग्वेज हो गया, मदर टंग हो गया, इसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाना है, ठीक है। यहां पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपको हमको इंग्लिश ही पढ़ाना है या और कोई ये करना। आपके जो वहां के जहां के स्कूल होंगे, वहां के आपके जो रीजनल लैंग्वेज होंगे, आप मराठी पढ़ाइए, आप बंगाली पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, तेलुगु पढ़ाइए, रीजनल लैंग्वेज में ही बच्चों को पढ़ाइए ताकि अच्छे से समझ, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद वहां के जो उनके बच्चे की जो मदर टंग है आप उसमें भी पढ़ाइए। इसलिए आजकल एक क्या
टीचर वैकेंसी में एक अलग अलग लैंग्वेज को, पहले इंग्लिश, हिंदी, उड़िया ये सब होते थे, अब जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज के ऊपर भी टीचर्स की पोस्टिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनको लोकल लैंग्वेज की जो उस लोकलिटी के बच्चे हैं उनको वहाँ पर पढ़ाया जा सके ताकि अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाए। ये रही वहां पर। लेकिन और एक चीज देखिए, यहां पर ये जो स्लैब है 5 ईयर्स का, यहां पर कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? नो एग्जाम, बिल्कुल भी एग्जाम का माने फियर फ्रॉम एग्जाम, बच्चों को कोई भी एग्जाम के कोई भी टेंशन देना यहां पर नहीं है। ये आ गया आपके जो पहला स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज, स्टेज 1 के बारे में हम डिस्कस कर लिए। उसके बाद आएंगे और 3 इयर्स पढ़ेंगे। ये 5 इयर्स की पढ़ाई कंप्लीट हो गई जिसे स्टेज 1 हम कहते हैं। उसके बाद 3 इयर्स की पढ़ाई स्टार्ट होगी, नेक्स्ट 3 इयर्स की। ये जो 3 इयर्स की पढ़ाई है इसे हम क्या करेंगे? प्रिपरेटरी स्टेज करेंगे। हम यहां पर तो फाउंडेशन में थे, अब फाउंडेशन में थोड़ा प्रिपेयर होंगे, मतलब प्रिपरेटरी स्टेज। हम अब इस लायक हो गए हैं कि कुछ हम अब सीख सकते हैं, हमारे बेसिक जो नॉलेज आनी चाहिए थी सराउंडिंग से आ गई है। हम सबसे पहले नेचर से ही सीखते हैं, तो वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गई। जो 3 साल आंगनबाड़ी पे पढ़े और 2 साल स्कूल में जॉब करें, हम उसमें हम बेसिक नॉलेज ले लिए। अब हम प्रिपेयर होंगे आगे की पढ़ाई के लिए, तो इस स्टेज का नाम दिया गया प्रिपरेटरी स्टेज। अच्छा, जब यहाँ पर हम बच्चे थे 5 इयर्स पढ़े तो 3 इयर्स में एंट्री लिए, 5 इयर्स पढ़े मतलब 8 इयर्स हो गया। तो यहाँ जब सेकंड स्टेज में आएंगे तो ऑब्वियसली हम 8 इयर्स के बच्चे लेंगे। तो 8 इयर्स से 11 इयर्स, क्योंकि उसे 3 इयर्स पढ़ना है, तो 8 इयर्स क्या है मतलब कि 9, 10, 11, 3 इयर्स और पढ़ेंगे। जब 11 इयर्स हो जाएगा तो आगे वाले स्टेज में जाएंगे। तो यहाँ की जो बच्चे एडमिशन लेंगे वो 8 से 11 इयर्स के बच्चे एडमिट होंगे और वो स्लैब 2 में आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहां पर जो होगा पढ़ाने की जो इयर्स नंबर मैं पहले ही बता दिया था, ये नंबर ऑफ इयर्स है, नंबर ऑफ एज नहीं है। तो 3 इयर्स की पढ़ाई यहां पर करेंगे। स्टेज 2 में कितने इयर्स की पढ़ाई करेंगे? 3 इयर्स की पढ़ाई करेंगे। तो इस क्लास का क्या नाम दिया जाएगा? क्योंकि यहां पर 1, 2 हो चुका है, तो यहां पर क्या होगा? 3, 4, 5, मतलब कि क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक जो पढ़ाई होगी वो स्टेज 2 में होगी। उस समय बच्चे की उम्र होनी चाहिए 8 से लेकर के 11 इयर्स तक की एज होगी। ठीक है। अच्छा, उसमें जब पढ़ाएंगे हम तो वहां थोड़ा सब्जेक्ट का नॉलेज हम डालेंगे। ये जो है हमारे मैथ, साइंस, आर्ट और मोरल वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोरल साइंस जो है, मोरल वैल्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों को। ये हमारी सब्जेक्ट्स हो जाएगी हमारे स्लैब 2 के लिए। अच्छा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है यहां भी, क्योंकि यहां पर बोला गया है ये जो फर्स्ट स्टेज की बात है तो आप पूरा लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, मदर टंग में पढ़ाएंगे। यहां पर क्या बोलेगा? प्रीफर्ड मदर टंग। आप मदर टंग को ही प्रीफर कीजिए और उसके बाद आप रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज कर सकते हैं। और जब अगर जरूरत पड़े तो आप दूसरे कोई इंग्लिश लैंग्वेज यूज करना है, या स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कैसे एटमोस्फियर है, किस बेसिस पर आप स्कूल चला रहे हैं। तो या जो पेरेंट्स है अपनी विलिंग से आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए ही बोला गया, ऐसे कुछ है, तो अगर आप वहां पर इस तरह के पर्टिकुलराइज हो गया तो आप पढ़ा सकते हैं। नहीं तो जो गवर्नमेंट के रूल है वो आप प्रीफर करेंगे मदर टंग में ही पढ़ाने के लिए, ये 3 साल की पढ़ाई के दौरान भी। ठीक है, मतलब कि ये 8 साल की जो पढ़ाई होगी 8 इयर्स की, ये पूरा मदर टंग में हो सकता है। मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज इसमें होगी। तो ये हमारे जो हो गई सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं। अच्छा, थर्ड स्टेज की जो है और 3 साल पढ़ाई करना है। थर्ड जो स्लैब है उसमें क्या, उसको हम बोलेंगे मिडिल स्टेज। इसको हम क्या बोलेंगे? मिडिल स्टेज। अब हम थोड़े डेवलप हो गए, हम थोड़ा मैच्योरिटी हो गई, या पढ़ाई की नॉलेज आ गई, कैसे पढ़ने हैं, टेक्निक हमने सीख लिया। तो ये स्टेज को हम नाम दिए हैं मिडिल स्टेज। इसका नाम क्या है? मिडिल स्टेज। अच्छा, क्योंकि यहां तक देखिए 11 इयर्स के बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, यहां पर 5 क्लास तक पढ़ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है यहां जो 5 पढ़ चुके हैं 6 से यहां पढ़ेंगे। और क्योंकि 3 इयर्स पढ़नी है तो 6, 7, 8, मतलब कि क्लास 6 to क्लास 8 जो होगा वो हम मिडिल स्टेज में पढ़ेंगे। उस वक्त बच्चों की उम्र होगी 11 to 14 ईयर्स। ये ईयर अलग है और ये जो है नंबर ऑफ ईयर्स पढ़ने की जो टर्म है, टाइम है, ये अलग है। तो यहां पर जो होगा हम मिडिल स्टेज में 11 से 14 ईयर्स के बच्चे एंट्री लेंगे और 3 इयर्स वहां पर पढ़ेंगे। कौन सी जगह पढ़ेंगे? क्लास 6 से क्लास 8, ये स्टैंडर्ड के बच्चे वहां पर होंगे। अब रही बात, यहां पर थोड़ा सा सब्जेक्ट्स डाला
जाएगा। और यहाँ पर गवर्नमेंट को लगता है कि ये इस बच्चे काफ़ी हमारे जो अभी के जैसे क्या बच्चे ग्रो कर रहे हैं, जैसे सराउंडिंग्स है, यहाँ काफ़ी डेवलप बच्चे, मैच्योर बच्चे निकल रहे हैं। तो यहाँ क्या किया जाएगा, स्कूल सब्जेक्ट्स तो डाला जाएगा, इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग और जो स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर कोडिंग, ये सब भी सिखाया जाएगा। ये बहुत मतलब नई चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। पहले हम क्या करते थे, हम ग्रेजुएशन लेवल तक भी कर ले रहे, अगर हमको नौकरी नहीं मिली तो हमारे पास कोई स्किल नहीं होती थी, हमारे पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं होती थी जो कि हम अपने खुद की कुछ बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो अब ऐसा नहीं होगा, जैसे कि बाकी चाइना कर रहा है, वो भी आपके जो बहुत छोटे लेवल से ही वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत जोर दे रहा है, जिसके वजह से वहाँ के छोटे छोटे बच्चे आपके जो छोटे मोटे जो घड़ियाँ हैं, ये सब चीज़, या कार, टॉय कार है, ये सब बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, इसलिए वो उतना इंपोर्ट कर पाते हैं बाहर। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो क्लास 6 से क्लास 8 के बच्चे होंगे उनको एक चीज़ तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब ये एंट्री लेंगे क्लास 6 से क्लास 8 यहाँ पढ़ के आने के बाद उनका 10 डेज बैगलेस पीरियड होगा। ये एक नया चीज़ किया गया है। बैगलेस पीरियड मतलब बिना स्कूल बैग के वो जाएंगे और वहाँ पर उनको जो स्किल डेवलप कराना है, जिस चीज़ के बारे में उनको जानना है, उस चीज़ को वो पढ़ सकते हैं बिना बैग, बिना पेन पेपर के। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 10 डेज के बैगलेस पीरियड पढ़ाई होंगे। आपको मान लीजिए कारपेंटरी में इंटरेस्ट है, आपको पॉटरी में इंटरेस्ट है, आपको और किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो आप उस चीज को वहां पर अगर बोलेंगे तो उस चीज के वहां के जो उस रिसोर्स पर्सन को बुलाया जाएगा और वो आपको 10 दिन का ट्रेनिंग वहां पर देंगे। ठीक है, उसमें आप अपने इच्छा मुताबिक आप कोई भी स्किल डेवलप करा सकते हैं। ये 10 डेज बैगलेस पीरियड का एम ही वही है। ये नहीं कि खाली 10 डेज आ गए और खेल के चले गए, बैग नहीं ले, फिर 11 डे से बैग लेके आ गए पढ़ने के लिए, ऐसे नहीं। ये 10 डेज को पूरी इस्तेमाल की जाएगी। इसमें आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको जिस चीज़ में नॉलेज लेनी है उस चीज़ को आपको उस फैकल्टीज को बुला के आपको उस बाकायदा नॉलेज दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, स्कूल सब्जेक्ट होंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग होंगे, ताकि आप जो जब सर्टिफिकेट लेके बाहर निकलेंगे तो सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं, आपके पास कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग होगी जो कि आप उसको यूज़ करके आप डे टू डे लाइफ में कुछ कर पाएंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, या कोई हाथ के आपके पास कोई कला होगी, हुनर होगी, उससे आप अपनी जीविका को आगे बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट का मेन चीज़ ये है, जो पढ़ाई करने के बाद में ओनली ग्रेजुएट्स बन के हम बेकार होके घूमते हैं और सरकार के ऊपर डिपेंड करते हैं कि नहीं सरकार नौकरी देगी, नौकरी देगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास अगर स्किल होगी, आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, तो बिना नौकरी के भी आप खुद के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आपका फैमिली को चला सकते हैं, कुछ अर्न कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ है, देखिए कंप्यूटर कोडिंग, यहाँ पर आपके जो 11 से 14 ईयर्स के बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। ठीक है, ये देखिए बहुत एक अच्छी चीज़ है। और ये बाकी लोगों को लग रहा होगा कि ये छोटे बच्चे क्या कर पाएंगे, लेकिन अभी के जैसे मतलब इनके जो वायरिंग है, पहले के ज़माने की जो बच्चे की ब्रेन की जो वायरिंग होती थी वो बहुत लेट चलती थी। अभी के बच्चे की वायरिंग आप खुद महसूस कर रहे होंगे। आप एक मोबाइल 3 ईयर्स 4 ईयर्स के बच्चे को दीजिए, इतना जल्दी पिकअप कर लेते हैं कि हम उतना जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अभी इस चीज़ को देखते हुए, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट को देखते हुए अब कंप्यूटर कोडिंग को ऐड किया गया है 11 से 14 इयर्स के बच्चों के लिए। और वो जब क्लास 6 से क्लास 8 स्टैंडर्ड के होंगे तो कंप्यूटर कोडिंग भी सीखेंगे। खाली कंप्यूटर नहीं सीखेंगे, सिर्फ कंप्यूटर सिखाया जाता था ना, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सिखाया जाता था, हाँ, और आपके उनके वो बेसिक चीज़ें नहीं, कंप्यूटर जो बेसिक चीज़ होता है वो नहीं, कोडिंग को भी सिखाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जब हम 4th स्टेज में आएंगे, ये सब कंप्लीट करने के बाद जब लास्ट हमारे जो एजुकेशन सिस्टम, जो स्कूलिंग सिस्टम, ये अभी तक स्कूलिंग सिस्टम में चल रहा है बच्चों, ये अभी हम आगे ग्रेजुएशन और पीजी और पीएचडी में नहीं गए। स्कूल जो पहले जो 10+2 सिस्टम था उसको हटा करके ये अभी हमारा क्या कर दिया गया, 5+3+3+4 सिस्टम कर दिया गया, मतलब 12 क्लास तक इसी में डाल दिया गया। यही स्कूलिंग सिस्टम, अब स्कूलिंग 10+2 स्कूलिंग सिस्टम हटके ये पैटर्न के स्कूलिंग सिस्टम हो गई है। तो ये जो 4th स्टेज है, लास्ट स्टेज है, इसे हम सेकेंडरी स्टेज नाम दिए हैं।
ऐसे ही हम सेकेंडरी क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सेकेंडरी लेवल में है, ये है, ऐसे बोलते थे ना। तो सेकेंडरी स्टेज अभी भी वही है, लेकिन ये स्टेज के अभी क्या क्या जो +2 था, 10 के बाद +2, वो +2 को भी इसी में डाल दिया गया है। ये एजुकेशन सिस्टम में अभी आया है। अच्छा, इसमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ तक हम 14 ईयर्स के थे, अब यहाँ जब आएंगे तो 15 ईयर्स के हो जाएंगे, क्योंकि हमें 4 ईयर्स पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, 15, 16, 17, 18, तो मैंने 4 ईयर्स हम पढ़ेंगे, तो 18 ईयर्स तक यहाँ पर पढ़ेंगे। मतलब कि बच्चों की जो एंट्री होगी 4th स्टेज में, ये 15 ईयर्स के बच्चे वहां पर एंट्री लेंगे और यहाँ पर 4 ईयर्स पढ़ेंगे। पढ़ के जब निकलेंगे तो उनकी एज 18 हो जाएगी, वो ग्रेजुएशन, उसके बाद ग्रेजुएशन में जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो होगा 4 ईयर्स की एजुकेशन मिलेगी। तो 4 ईयर की एजुकेशन क्या मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 8 तक हम पढ़ चुके थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9, 10, 11, 12, हम 12 क्लास मतलब जो +2 पढ़ रहे थे वो हम इसी स्टेज में पढ़ लेंगे, सेकेंडरी स्टेज में। +2 तक की +2 सिस्टम खत्म हो गया, और यहाँ पर जो है 9 से लेकर 12 तक एक ही जगह में हम पढ़ेंगे, वो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी स्टेज। अच्छा, इसमें जो सब्जेक्ट्स होगा और बहुत बड़ा बदलाव, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट्स होगा, मल्टीपल सब्जेक्ट होगा। आप कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपकी जो एंट्री होगी आप इसके किस बेसिस पे लेंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट। मल्टीपल सब्जेक्ट मतलब क्या, जब हम चॉइस करते थे +2 में, हम जब स्ट्रीम वाइज होती थी, अब तुम क्या पढ़ रहे हो ना, आर्ट्स पढ़ रहे हो, तुम क्या कॉमर्स पढ़ रहे हो, हम साइंस पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स लेकर पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स लेकर पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री लेकर पढ़ रहे हैं, ऐसे बोलते थे। जो हिस्ट्री पढ़ रहा मतलब आर्ट्स स्टूडेंट है, जो आपकी अकाउंटेंसी लेके पढ़ रहा मतलब वो हमारे कॉमर्स स्टूडेंट है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री ला मतलब मैथ स्टूडेंट है। तो अब स्ट्रीम सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया, अब यह 12 तक जो है स्कूलिंग सिस्टम में डाल दिया गया, और इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट, आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन उन्हें से फिजिक्स पसंद है, बायो पसंद है, हिस्ट्री लेकिन पसंद है, पर हिस्ट्री लेना चाहे तो फिजिक्स नहीं ले पा रहे थे। फिजिक्स पसंद है, मैथ हमको पसंद नहीं, लेकिन फिजिक्स लेने से हमको मैथ जबरदस्ती लेना पड़ रहा था साइंस स्ट्रीम में पढ़ने के लिए। तो ऐसे सिस्टम अब बिल्कुल हट गया, बच्चे अपने इंटरेस्ट से कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। मैं आर्ट्स वाले से एक सब्जेक्ट ले लिया, कॉमर्स से एक सब्जेक्ट ले लिया, साइंस से भी एक सब्जेक्ट लेकर मैं पढ़ सकता हूँ। मैं यहाँ से हिस्ट्री ले लिया, यहाँ से मैं अकाउंटेंसी ले लिया, यहाँ से मैं फिजिक्स ले लिया, ये सारे मिला के भी मैं पढ़ सकता हूं। अब कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा, हमारे सब्जेक्ट हम खुद चॉइस करके लेंगे। उसके अलावा आप एक फॉरेन लैंग्वेज भी ले सकते हैं। इधर में क्या था, आपको मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, ये सब के ऊपर दिया जाता, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे, हम कभी क्या पढ़ने के लिए फॉरेन गए या देश को आगे बढ़ाने के लिए हम विदेश से कोई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, वहां से कुछ हम ट्रेनिंग लेके आएंगे, तो हमें इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। पूरी तरह से इंग्लिश कंप्लीट खत्म नहीं कर दिया गया है, आप यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, आप यहाँ पर फ्रेंच, लैटिन, जर्मनी, रशियन, ये जो फॉरेन लैंग्वेज है, कुछ भी फॉरेन लैंग्वेज भी एक पढ़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बोला कि बिल्कुल खत्म कर दिए, नहीं आप पढ़ ही नहीं सकते हो, नहीं आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। पढ़ना पड़ेगा ये भी नहीं बोल रहे, आप मत पढ़ो भी नहीं बोल रहे, मतलब एक ऑप्शन है आपके पास कि आप फॉरेन लैंग्वेज भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या, मल्टीपल सब्जेक्ट, मतलब आप आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, कहीं से भी मिला के कुछ भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहां पर जो एक बहुत अच्छी चीज है, एग्जाम सिस्टम है, एग्जाम पैटर्न है, ये सेमिस्टर वाइज होगी। सेमिस्टर वाइज मतलब हर 6 मंथ में एक बार। पहले क्या होते थे, बच्चे +2 पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 1 साल ऐसे खेलकूद में बिता दिए, सेकंड ईयर की जब एग्जाम होने वाली है फरवरी, मार्च, अप्रैल में, तो 2 महीना पहले इन्होंने पढ़ना स्टार्ट करता, और कैसे भी करके इधर उधर से, ट्यूशन से, कोचिंग से नोट्स करके और पढ़ तो लेते थे, मार्क्स भी अच्छा जाते थे, क्योंकि वो रटन विद्या होती थी, रट रट के रोट लर्निंग होती थी। तुरंत पढ़े और जल्दी जल्दी गया, एग्जाम में गया, उल्टी कर दिया, बस हो गया खत्म, सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन उनकी नॉलेज नहीं बढ़ी। तो इसको देखते हुए अभी सेमिस्टर वाइज एग्जाम होने लगेगा, आपको हर 6 मंथ्स में सेमिस्टर हो गया, मतलब बच्चा को एक प्रेशर होगा कि हाँ हमको पढ़ना है, क्योंकि हर 6 महीने में एक एक एग्जाम होने वाली। जो +2 में हम 1 एग्जाम देते थे, अभी 4 एग्जाम हम देंगे, ठीक है, हर 6 मंथ्स में हम एग्जाम देंगे। तो इससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे, एक तो बच्चा सीरियसली पढ़ेगा, क्योंकि हमको हर 6 महीना में एग्जाम देना, और इससे क्या होगा, उनकी ब्रेन भी डेवलप होती रहेगी और कंटिन्यूअस लर्निंग भी रहेगी, ठीक है, ये फायदा यहाँ पर होने वाला है। तो बच्चों के नजरिए से देखें तो उनके ब्रेन डेवलप होंगे, और अगर हम क्या नॉलेज के नजरिए से देखें, जब हमें, ये तो ह्यूमन रिसोर्स है, बच्चे क्या हमारे ह्यूमन रिसोर्स, तो हम यहाँ से बच्चे को, ह्यूमन रिसोर्स को हम रेडी कर रहे हैं,
आगे की यूज़ कर, इसको फिर हम आगे यूज़ करेंगे ना, हमारा देश इसी बच्चों को यूज़ करेगा, इसी से हम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ये सब बनाएंगे। तो ये बच्चों को यूज़ हम कैसे करेंगे, ये हर 6 महीना में एग्जाम लेंगे ताकि बच्चों को पूरा डीप नॉलेज और कंटिन्यूस लर्निंग होते रहें और ओरिजिनल प्रोडक्ट वहाँ से निकल के आए, सही मायने में एजुकेशन बाहर आए और एजुकेटेड बच्चे बाहर आए। ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए स्ट्रीम तो सिस्टम पूरा ही खत्म हो गया, नो स्ट्रीम, क्या स्ट्रीम है। उसके बाद यहां पर और एक चीज आपको क्रिटिकल थिंकिंग जो है, क्रिटिकल थिंकिंग की डेवलप कराई जाएगी। सिर्फ ये जो सब्जेक्ट है इसको नहीं रटवाया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट कराई जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल है, मान लीजिए हम बोले सूरज के चारों तरफ ये प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अगर नहीं घूमते तो क्या होता, दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, हम क्या बारिश इस तरह से, ऐसे बारिश हो रही है, ऐसा रेनबो हो रही है, ये हो रही है, वो जो इतने भी हम साइंस के जो क्या फैक्ट्स को हम यूज करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ये चीज की डेवलपमेंट यहाँ कराई जाए ताकि जब बच्चे पॉजिटिवली जब प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे, जब डे टू डे एक्सपीरियंस करेंगे, तो उनके जो चीज जान रहे हैं उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो नहीं जान रहे उनको भी इस्तेमाल करेंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लॉजिकली वो सोचना डेवलप करेंगे, जिससे कि उसकी माइंड डेवलप और विकसित ज्यादा होगा। मतलब अगर इसका मतलब कि वो जब नेगेटिव एडवर्स कंडीशन में आएंगे तब भी उस चीज को वो मतलब क्या अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। जो चीज उनके अनुकूल है वो तो ठीक है, जो अगर उनके क्या ऑपोजिट अगर हो जाते, तो बहुत सारे बच्चे आजकल जैसे हो रहे सुसाइड केस हो जाए, कोई फेल हो गए तो हम सुसाइड कर लेंगे, हम ऐसे हो गए तो घर में ऐसे प्रॉब्लम, तो सब नेगेटिव चीज को भी हैंडल कर पाएंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की ज्ञान देता है हमारे ये क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग कराना, डेवलप कराना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये हमारी जो थी 5+3+3+4 ये एजुकेशन सिस्टम, ये पैटर्न को हमने पूरी तरह अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ये स्कूलिंग सिस्टम के अंदर आता था। पहले की जो 10+2 सिस्टम को कंप्लीटली हटा करके ये वाला सिस्टम डाला गया। इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्स नॉलेज दे दिया। इसके आगे और अगर नॉलेज आपको चाहिए ये पैटर्न के आगे, तो इसका भी मैं नॉलेज आपको देता हूं। इसके बाद हम क्या करते थे, स्कूलिंग सिस्टम करने के बाद क्या करते थे, +2 पढ़ते थे। 2 साल 10th के बाद +2 पढ़ते थे। तो क्योंकि हम यहाँ पर +2 पढ़ चुके, तो अब हम कॉलेज में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये तो हमारा 12 हो गया, 12 क्लास, तो हम उसके बाद कहाँ जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे। बेसिक ये तो जाहिर सी बात है, हम ग्रेजुएशन में जाएंगे। तो यहाँ पर जब ग्रेजुएशन, ये बहुत बड़ा चेंज आया है यहाँ पर। ये जो ग्रेजुएशन की पीरियड है इसे 3 इयर्स की जगह 4 इयर्स कर दिया गया है। ये एक सबसे बड़ा बदलाव है। उसके बाद और जब यहाँ पर जब आप +2 के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, वो स्टेज में जब आएंगे हमारा, तो वहां पर क्या करेंगे, हम 4 साल पढ़ेंगे। अच्छा, इसे भी कम एक कंडीशन में डाला गया है। देखिए यहाँ पर हम अगर पहला साल करते, पहले क्या होता था, जैसे कि कोई लड़की है बेसिकली, तो पढ़ रहे हैं और 1 साल 2 साल +2 पढ़ के और कॉलेज में एडमिशन किया, ग्रेजुएशन में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और 1 साल पढ़े या 2 साल पढ़े, उसके बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें क्या मैरिज करवा दिया। तो 2-3 साल उधर ऐसे फंस गए, बेबीज हो गए, ये हो गए। तो जब वो पढ़ना चाहे, घर वाले बोले ना आप पढ़ो, तो पढ़ने जब जा रहे हैं तो वो तो उनके क्रेडिट में नहीं था, जितने पढ़े थे वो पूरा वेस्ट हो गया। फिर से उनको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़नी पड़ती थी और वो सोच करके बच्चे और आगे पढ़ते भी नहीं थे और हिम्मत भी नहीं होती थी। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी चीज हो गई है कि आप अगर ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं तो यहां पर आप क्या करेंगे, अगर ग्रेजुएशन 4 ईयर से, तो आप अगर 1 साल पढ़ के पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको एक बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगी ग्रेजुएशन की। आपकी एक भी साल वेस्ट नहीं होगा। आप 1 साल पढ़ लिए तो आप एक सर्टिफिकेट मिलेगा, बेसिक सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का। अगर 2 साल पढ़े हैं उसके बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो आप उसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगी। अगर आप 3 साल पढ़ रहे हैं तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगी। और ये एक चीज देखिए, आपको 3 इयर्स के बाद जो डिग्री मिलेगी ये अभी की डिग्री के साथ इक्विवेलेंट होगी। अब इसके बाद आप कोई कंपटीशन की एग्जाम अगर देना चाहते हैं तो वहां लिखे रहेगी डिग्री होनी चाहिए। तो आप 3 इयर्स के बाद में जैसे अभी चल रहा था वैसे ही चलेगा। आप उसके बाद आप रेलवे, बैंकिंग जो ग्रेजुएशन लेवल की होती थी उसमें आप एलिजिबल होंगे। ये 3 इयर्स के बाद में वही इक्विवेलेंट रहेगा आपका ग्रेजुएशन का अभी के जो सर्टिफिकेट के साथ। लेकिन और 1 साल इसलिए बढ़ाया गया कि ये 1 साल अगर आप करना चाहें तो करेंगे। जब आप वो 1 साल और एक्स्ट्रा करेंगे तो आपको डिग्री तो मिलेगी, लेकिन डिग्री विथ रिसर्च मिलेगी। वो जो डिग्री होगा 4 इयर्स के बाद
डिग्री विथ रिसर्च, ये सर्टिफिकेट मिलेगी। ठीक है, अच्छे से एक बार और समझते हैं। अगर हम 1 साल पढ़ के छोड़ दिए, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं हो रहा था, हम पैसा उतना नहीं लगा पा रहे थे, या कोई बीमारी की वजह से हो हम पढ़ाई छोड़ दिए, तो 1 साल अगर पढ़े तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, 1 साल की सर्टिफिकेट हमें मिलेगी। उसे हम क्या करें, बेसिक सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन ऑफ बेसिक सर्टिफिकेट बोलेंगे। दूसरे साल अगर पढ़ के छोड़ते हैं तो हम ग्रेजुएशन की जो डिप्लोमा उसे हम नाम दिए हैं अभी के सिस्टम में डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगी। 3rd ईयर अगर हम कर लिए तो डिग्री मिलेगी, 4th ईयर के तो डिग्री विथ रिसर्च ये मिलेगी। इसका क्या बेनिफिट है मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये रह गई हमारी जो क्या +2 के बाद जो 4th स्टेज के बाद हम यहाँ ग्रेजुएशन में डायरेक्ट एंट्री लेंगे और +2 में एडमिशन नहीं होगा। तो ये हमारी 4 साल की पढ़ाई यहाँ पर कंप्लीट होती है। उसके बाद हम आते हैं पीजी में। अभी की जैसे पीजी है तो हम अभी जो पोस्ट ग्रेजुएट जो कोई भी सब्जेक्ट में हम करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 साल की पीजी होती है। लेकिन यहाँ पर पीजी 1 ईयर्स की भी होगी, 2 ईयर्स की भी होगी। और यहाँ पर भी क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम में हम क्या स्ट्रीम को खत्म कर दिए हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स ये स्ट्रीम खत्म कर चुके हैं, तो यहाँ भी हम स्ट्रीम जो होगा MA MCOM MSc नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद हम क्या करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे और वो 1 ईयर की होगी, 2 ईयर्स की। अब 1 ईयर क्या है, 2 ईयर क्या है, बहुत कंफ्यूजन होगा आपको। तो ये 1 ईयर होगा। 1 ईयर किसके लिए होगा, जो ग्रेजुएशन में यहाँ 4 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, डिग्री विथ रिसर्च कर चुके हैं, उनके लिए 1 ईयर की पीजी कोर्स होगी पोस्ट ग्रेजुएट। और जो 3 ईयर्स की है, नहीं हमको नौकरी चाहिए, हम और नहीं पढ़ सकते, हमको घर में प्रॉब्लम है, ये है, हमको अभी कैसे किसी भी हाल में एक शेल्टर चाहिए, मैं बाद में उसे क्या कंप्लीट करूंगा। तो ठीक है, 3 इयर्स के बाद जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी सर्विस के लिए ग्रेजुएट लेवल की, वो लेके वो बच्चा निकल गया। लेकिन जब यहाँ पीजी करना, ठीक मैं 1 ईयर का पीजी करूंगा, नहीं, आपने ग्रेजुएशन कितने साल के किया है, 3 इयर्स के किए, तो आप तो रिसर्च पार्ट किया ही नहीं। तब आप अभी जब पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे तो आपको 2 साल यहाँ पर स्पेंड करना पड़ेगा। तो उनके लिए 2 साल की पीजी है। आप समझ में आ गई आपको, जो ग्रेजुएशन 3 इयर्स की करेंगे उनको पीजी में 2 इयर्स स्पेंड करना पड़ेगा, जो ग्रेजुएशन 4 इयर्स वाली ग्रेजुएशन करेंगे वो 1 ईयर में पीजी कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए पीजी के बाद हम यहां पर क्या करें, और हमारे जो इसके बाद पीजी के बाद MA MCOM के बाद हम एमफिल करते थे, वो एमफिल सिस्टम भी पूरा खत्म हो गया। अब एमफिल करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए 4 इयर्स के ग्रेजुएशन लिए, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन लिए और उसके बाद एमफिल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप PhD में एंट्री ले सकते हैं। तो हमारी जो PhD की जो थी वो एमफिल को हम पूरी तरह से हटा चुके हैं, अब हम PhD करेंगे। ठीक है, तो PhD जो थी इसमें कोई खास चेंजेस नहीं, वो 4 इयर्स की थी, आप वहां पर PhD 4 इयर्स की कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई क्या, ये जो PhD डॉक्टर इन फिलोसफी, जो मैं आपको बता दूं, ये जो PhD है डॉक्टर इन फिलोसफी, तो ये पढ़ाई लेवल की जितनी थी, मैं आपको नर्सरी लेवल से PhD लेवल तक की क्या चेंजेस है, कितनी साल की है, ये आपको डिटेल्स नॉलेज मैं समझता हूं कि आपको दे दिया हूं। तो इस बारे में अगर कुछ भी आपको और कुछ चेंजेस चाहिए कि नहीं ये इसमें कुछ नेगेटिव चीज़ है या कुछ फ़ायदे आपको लग रहे हैं कि हाँ ये अच्छे हैं, ये चीज़ें अच्छे नहीं हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखें कि आप क्या चेंजेस इसमें चाहते हैं, इनकी कौन सी पार्ट आपको अच्छी लगी और कौन सी पार्ट में आप थोड़ा रेक्टिफिकेशन चाहते हैं। देखिए हर चीज़ 100% कभी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन हाँ मुझे मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम चीज़ें अच्छी हैं आज के दौर के हिसाब से। अगर हम देश को आगे लेना चाहते हैं, बच्चों को डेवलप कराना चाहते हैं और बाकी कंट्री के साथ हम अगर खड़े होना चाहते हैं लेवल में, तो ये एजुकेशन पॉलिसी आनी बहुत ज़रूरी थी, बहुत पहले आ जानी चाहिए, लेकिन टाइम हमें 34 इयर्स का टाइम लगा है, काफ़ी समय लगा है, लेकिन हाँ आ गई है। अब बहुत अच्छी चीज़ है, इसे जल्द से जल्द अप्लाई हो जाना चाहिए। और इसमें देखिए ये हमारा भी फॉर्मेट है, अप्लाई करने के लिए अभी कम से कम 1 से 2 साल भी इसमें लगेंगे। बहुत सारी इसमें आपको NCERT को सौंपा जाएगा, जैसे यहाँ पर प्ले हुए मेथड में हम पढ़ाएंगे तो NCERT बुक बनाएगी, ये सब NCERT अभी किस तरह से ये फॉर्मेट है, इसको सिलेबस को कैसे डेवलप करेगी उसके ऊपर है। अभी सिलेबस बन गया लेकिन बुक्स नहीं बने हैं उस हिसाब से, तो ये सब चीज़ें होनी बाकी है। तो इसको अप्लाई करने के लिए अभी इम्प्लीमेंट होने के लिए 1 से 2 इयर्स हो जाएंगे। अभी जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ये सिस्टम में वो नहीं आएंगे, तो इस तरह से हमारे 1 या 2 साल और लग सकते हैं। बेसिकली 2022 तक ये पूरी तरह से अप्लाई
हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि जितने आपको नॉलेज चाहिए थी, बेसिक नॉलेज मैं दे दिया हूं, ठीक है। तो आप किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और एक चीज, अगर इस वीडियो को आपने अभी थोड़ा कुछ इसमें से आपको इंप्रूवमेंट नजर आया, कुछ अच्छा लगा है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।